हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही हैं। बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज फाइनली Q&A का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ इस चैनल पे, मेरे चैनल पे। तो बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, फिर मुझे यूट्यूब पे भी बहुत जन क्वेश्चंस पूछे। तो चलिए, सबका शायद मैं सबका आंसर नहीं दे पाऊँगी। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सबका आंसर देना। मैं ज़रूर फिर कभी Q&A फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो इन जनरल जो लोगों के मन में जो क्वेश्चंस जो क्वेरीज घूमती है, तो मैंने वही सब एक लिस्ट बना के मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन या आंसर्स जो भी आप बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो ट्राई करूँगी आंसर्स देने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज थोड़ा मेरा क्या बोले बैकग्राउंड स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है, इसीलिए। नहीं, आज कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, आज सिर्फ Q&A का वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ प्रियंका टॉक्स में। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच ब्रोकर डू यू यूज। बहुत जन ये सवाल करते हैं मुझसे। इनफैक्ट जब मैंने चैनल शुरू किया था, प्रियंका टॉक्स जब मैंने शुरू किया था, तब से ये सबके मन में सवाल है कि मैम आप कौन सी ब्रोकर यूज़ करते हैं। तो चलिए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सवाल मैं Q&A में रख लेती हूँ। तो डेली मुझे सब कोई पूछते हैं, डेली मुझे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंस्टाग्राम में तो बहुत से सवाल आते हैं कि मैम आप कौन से ब्रोकर यूज़ करते हैं, मैम प्लीज़ बताइए। तो मैंने कभी भी किसी को वैसा कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया है, तो आज मैं देने वाली हूँ। कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड किया था। तो या वही है कि मैं पर्सनली कोई ब्रोकर यूज़ नहीं करती हूँ। आई एम यूजिंग फंडेड अकाउंट, जिसे आप फॉरेक्स प्रॉप फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यस, मैं वही यूज़ करती हूँ। 2-3 अकाउंट है मेरे, तो बस फिलहाल वहीं पे ट्रेड कर रही हूँ। फिलहाल मैं अपना जो मेरा जो पर्सनल कैपिटल है, मैं फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल, हाउ टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर। बहुत जन पूछते हैं, बहुत जन के मन में ये सवाल है, हाउ टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं, इवैल्यूएशन या चैलेंजेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, होते हैं। तो ये आपको पास करना होता है। तो ये पास करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो चैलेंजेस होते हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये लोग मेनली आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, यही चेक करते हैं। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अगर आपका स्किल्स बहुत अच्छा है, तब आप इजीली पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि 5%ers है, FTMO है, द फंडेड ट्रेडर है, द फंडेड नेक्स्ट है। तो जस्ट गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स, तो आप लोग आप सभी को लॉन्ग लिस्ट एक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, उससे पहले आपके जो रिस्क मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं, वो उस पर आपको हाथ सेट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ टू डू रिस्क मैनेजमेंट, वॉट इज इट एग्जैक्टली। तो यूजुअली जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये लगता है, साधारण सा अर्थ यही लगता है कि स्टॉप लॉस को फॉलो करना है या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। लेकिन असल में ऐसा बात नहीं है। इन डिटेल में तो इस सिंपल से Q&A सेशन में तो बोल पाना पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आसान भाषा में अगर रिस्क मैनेजमेंट को अगर समझे, तो बस यही इसका अर्थ है कि रिस्क को अपने काबू में रखना है, लॉस को अपने कंट्रोल में रखना है।
शायद आप लोगों ने बहुत बार मेरे हस्बैंड से सुना होगा कि लॉस इज द ओनली थिंग अ ट्रेडर कैन कंट्रोल। लॉस ही वो एकमात्र चीज़ है जो एक ट्रेडर कंट्रोल कर सकता है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेते हुए ट्रेड लेते हैं, तो क्या वो प्रॉफिट आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। लॉस ही एकमात्र वो चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप कोई ट्रेड लेंगे, अगर वो ट्रेड गलत जाता है तो नुकसान कितना होगा ये आपको जानना है। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है, गलत जा रहा है, तो आप लोग पैनिक करते रहते हैं। साधारण सा यही अर्थ निकलता है इसी का। तो पैनिक करते रहते हैं, डिसीजन गलत लेते हैं, तो मतलब क्या है कि उस लॉस के लिए आप लोग मतलब तैयार नहीं रहते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट यही है कि मतलब कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको बस ये जानना है कि कितना नुकसान होगा मेरा, स्टॉप लॉस हिट होने से कितना नुकसान होगा मेरा। फिर आपको चेक करना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा। ठीक है, इन डिटेल मैं फिर से मैं कभी इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना मैंने बोला है आप उसको फॉलो करने के लिए ट्राई कीजिए। ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया फॉरेक्स। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया में अगर लीगली ट्रेड करना है, अगर लीगली फॉरेक्स ट्रेड करना है, तो आपको INR पेयर्स पे करना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप सही में लीगली ट्रेड करना चाहते हैं, अगर फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, जैसे कि आपका हो गया अपस्टॉक्स, जेरोडो, फिर शेयर खान। यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं, बना के आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि GBP USD, फिर यूरो USD, XA USD वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे मतलब USD INR, यूरो INR, मतलब 4 पेयर्स हैं INR के, वही देखने को आपको मिलेंगे, वहीं पे आपको ट्रेड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो मार्केट उतना मतलब वॉलेटाइल नहीं होता है, बहुत लो वॉलेटाइल मार्केट होता है। तो अगर आपने फॉरेक्स मार्केट का अगर स्वाद चख लिया है तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि 2 उपाय है। एक उपाय तो ये है कि आप प्रॉप फर्म के माध्यम से ट्रेड कीजिए, फेमा को उल्लंघन ना करते हुए, क्योंकि उसमें फेमा उल्लंघन की कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप देश में पैसा लाते हैं। ठीक है, एंड दूसरा जो उपाय है वो इंडियन मेथड से आपको डिपॉजिट करना होता है, UPI, बैंक ट्रांसफर। चलिए अगला सवाल, हमेशा लॉस में ही रहता हूँ प्लीज, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम हमेशा लॉस में ही रहते हैं? इसका 2 रीजन है। पहला तो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इम्पल्सिव ट्रेड्स ले लेते हैं और चार्ट के बीच में ही घुस जाते हैं। देखिए, आपको एक बात समझना होगा कि मार्केट पे मतलब हर प्राइस लेवल को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आपके लिए, मेरे लिए, कोई भी बैंक्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस के लिए हर प्राइस लेवल को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेशेंस खो बैठते हैं और इम्पल्सिव ट्रेड्स ले लेते हैं, चार्ट के बीच में ही हम लोग घुस जाते हैं, गलत एंट्री ले लेते हैं। अगर आप अपने PL स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर उठा के देखिएगा, तो देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मतलब जिस ट्रेड्स पे आप फंसे हुए थे, सारे इम्पल्सिव ट्रेड्स हैं। वो मतलब चार्ट के बीच में आप घुसे थे, इसीलिए आप फंस गए। तो थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा कि रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। देखिए, बिना स्ट्रैटेजी के तो आप मार्केट पे पैसा बना सकते हैं, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप मार्केट पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए,
जिसे हम लोग ट्रेडिंग डिसिप्लिन कहते हैं, उसे फोकस कीजिए। ऑनलाइन पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेरा प्रॉब्लम लॉट साइज और जॉब ट्रेड नेगेटिव होता है, मैं मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाता हूं, प्लीज हेल्प मी। हम लोग को ये लगता है, मतलब हम रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे इमोशंस। इंस्टीट्यूशंस तो बाद में आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो लॉट साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, करके हम लोग ट्रेड करते हैं और लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन में यही कहा कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, एसएल फॉलो करना है, ये बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, एक ट्रेड लिए हैं, एक पोजीशन लिए है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपने चेक कर लिया, 1:3 या 1:5 है, तो सब सही रहेगा। आपको तो यही लगता है कि तब सब सही जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बात यही है, ठीक है। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है हम लोग पैनिक करते हैं, हम लोग उस लॉस के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो वही मैंने थोड़ी देर पहले वही डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन पे कि लॉस ही एकमात्र चीज है जो हम अपने काबू में रख सकते हैं, वो उस लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले यही देखिएगा कि एसएल कहाँ पे बैठा सकते हैं, एसएल कहाँ पे बैठेगा, स्टॉप लॉस। उस हिसाब से आपको लॉट साइज कैलकुलेट करना है, लॉट साइज आपको डिटरमाइन उस हिसाब से करना है। और दूसरा जो सवाल है कि एग्जिट नहीं कर पाते हैं टाइम से, क्योंकि आप जब भी एग्जिट करते हैं, मतलब करने का डिसीजन लेते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये लॉस मैं संभाल नहीं पाऊंगा, यही होता होगा। तो आपको क्या करना है, लॉट साइज को कम करके आपको ट्रेड लेना है। तो यही कीजिए, लॉट साइज को कम करके आप ट्रेड लीजिए एकदम शुरू से। और अगर आप शुरू से ही अगर लॉट साइज को कम करके अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप फिर डेमो अकाउंट पे स्विच करके आप ट्रेड लीजिए, शायद आपको बेनिफिट हो सकता है। अगला सवाल, प्लीज सजेस्ट लॉट साइज इन $1K अकाउंट। ओके, देखिए लॉट साइज एक डायनेमिक चीज है, तो इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। जैसे कि सर्दी और गर्मी के मौसम में हम लोग के कपड़े अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह लॉट साइज भी मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। मार्केट मतलब जैसे बदलते रहता है लॉट साइज, मार्केट के स्ट्रक्चर जैसे बदलता है लॉट साइज भी बदलते रहता है, तो इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आपका जो कैपिटल है, जब भी आप पोजीशन लेंगे तो उससे 2% रिस्क लेने की। तो यहाँ पे आपका कैपिटल है 1K, मतलब $1000 है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका जो भी रिस्क परसेंटेज हो 2% या 3% से ज़्यादा ना हो, तो उस हिसाब से ही आप लॉट साइज लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, I am new to trading, so please guide me how to trade, which videos to see and follow so that I can start earning in Forex. Okay, ये बहुत सारे बिगिनर्स लोग का सवाल है। चलिए इसका आंसर देती हूँ। देखिए आप लोग को मतलब मैं बिगिनर्स लोग की बात करी, जो लोग फॉरेक्स में आना चाहते हैं, इस तरह के जो सवाल मुझे पूछते हैं, तो उन लोग के लिए मेरा ये आंसर है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले तो आपको बेसिक समझना है कि मार्केट काम कैसा करता है, मार्केट चलता कैसा है, कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रखता है, ठीक है। फंडामेंटल्स की क्या भूमिका है, टेक्निकल्स की क्या भूमिका है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिला जुला के मार्केट चलता कैसा है वो आपको समझना है।
तो जैसे कि फंडामेंटल फैक्टर्स को भी आपको समझना है। वैसे तो फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसका बहुत डीप इम्पैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर, तो ये भी आपको समझना है। उसके बाद टेक्निकल्स आपको समझना है। टेक्निकल्स के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझने हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न। पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो चार्ट को समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक के माध्यम से आपको चार्ट समझना है, तभी आप ट्रेड कर पाइएगा। तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ये सब आपको समझना है, बेसिक्स आपको समझना है। फिर कुछ इंडिकेटर्स है जैसे कि स्टॉकेस्टिक, RSI, ये सब आपको समझना है। उसके बाद आप हाँ, और एक बात, चार्ट पैटर्न्स भी है तो वो भी आपको सीखना है। जैसे कि कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न्स है, जैसे कि फ्लैग पैटर्न हो गया आपका, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो ये सारे पैटर्न सीखने के बाद आप ट्रेड शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इनिशियली जब आप ट्रेड करने बैठोगे तब आप हो सके तो जितनी भी कम कैपिटल हो, आप उस कम कैपिटल से ट्रेड कीजिए। क्योंकि इनिशियली बहुत से लोग ऐसे गलती कर बैठते हैं कि मतलब अपना सारा कैपिटल लगा देते हैं, लोन वोन लेकर आ जाते हैं, पूरा ह्यूज कैपिटल लगा देते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही कॉस्टली टीचर है, ये आपको याद रखना है। लर्निंग के दौरान मार्केट फीस लेगा ही लेगा, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे तो सब कुछ आ गया है, बेसिक मैंने सीख लिया है, तो चलिए अब हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करने बैठोगे तब आपको तब समझ में आएगा कि हाँ, जो पढ़े थे और जो यहाँ पे हो रहा है, दोनों मतलब आपको मतलब मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मतलब आपको ये गलती नहीं करना है, मैं यही बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अब जितना कम हो सके मार्केट को उतना कम फीस दे, तो कम से कम मतलब बहुत कम कैपिटल से आप ट्रेड शुरू कीजिए। मार्केट को इतना फीस क्यों देंगे? और जब आप मतलब ट्रेडिंग सीख जाते हैं, सब कैपिटल तो मतलब जैसे कि मैं जिन लोग की बात कर रही हूँ, इनिशियली जो लोग ऐसे गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कैपिटल लेकर मतलब पूरा कैपिटल लेकर ट्रेड शुरू कर देते हैं। फिर जब लॉस खाते हैं, सारा कैपिटल खो बैठते हैं। फिर जब ट्रेडिंग जब सीख जाते हैं उसके बाद तब कैपिटल ही नहीं बचता है ट्रेड करने के लिए। तो यही गलती आप लोग मत कीजिए, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। जितना कम हो सके उतना कम कैपिटल से इनिशियली स्टार्ट कीजिए, मार्केट को कम फीस दीजिए, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगी। और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर फोकस कीजिए, इमोशनल कंट्रोल के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो जब आपका ये पार्ट वन जो मैंने कहा कि पैटर्न्स आपको सीखने हैं, बेसिक सीखने हैं, और पार्ट 2 जो मैंने कहा कि इनिशियली कम कैपिटल के साथ शुरू कीजिए, ट्रेडिंग डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए, इमोशनल कंट्रोल के ऊपर फोकस कीजिए, तो ये हो गया पार्ट 2। तो जब ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जब सीख जाएंगे, आप जब मतलब ट्रेडिंग में जब आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अच्छा कर पा रहे, तब मुझे फिर से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए, आज का आखिरी सवाल, आज सेशन का आखिरी सवाल मैं लूंगी, फॉरेक्स में ट्रेड करना इंडिया फेमा रूल का उल्लंघन है? अगर है तो उसमें ट्रेड कैसे करें? चलिए, बहुत जन के मन में ये सवाल है बहुत दिनों से। मैंने इंस्टाग्राम में भी बहुत जन को पर्सनली मैंने रिप्लाई किया है। सबको तो मैं वैसे पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने Q&A में रख लिया ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि फेमा क्या है। वैसे तो फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको ये समझना है कि फेमा क्या है, ठीक है। तो ये जो सारे ब्रोकर्स हैं, ये इंडिया में नहीं है। फेमा को इसीलिए लाया गया है क्योंकि ये सारे ब्रोकर्स इंडिया में नहीं है। तो एज अ रिजल्ट RBI का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इनके ऊपर, ठीक है।
सब ब्रोकर्स इंडिया के बाहर है। तो इसीलिए आरबीआई ने फेमा एक्ट को लाया ताकि जितने भी पैसे बाहर जाते हैं इसके ऊपर आपका एक रेस्ट्रिक्शन लग सके, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि मैक्सिमम ट्रेडर्स पैसे लॉस करते हैं। मतलब अगर देश के हजारों लाखों लोग अगर पैसे बाहर भेजने लगे तो फिर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारे जो इंडियन करेंसी है वो वीक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए आरबीआई ने फेमा एक्ट को लाया है ताकि हमारा इंडियन इकोनॉमी बच सके, कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आप मतलब बाहर से अगर देश में पैसा लाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप देश से अगर बाहर पैसा भेजते हैं तभी आरबीआई को दिक्कत है। तो अगर आपको फेमा का उल्लंघन नहीं करना है, अगर आपको फेमा को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, तो डायरेक्टली ब्रोकर्स के अकाउंट में पैसे नहीं भेजने हैं। ठीक है, जैसे कि कार्ड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, ये सब आपको नहीं कर। आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स इंडियन मेथड से मतलब वो लोग उपाय किए हैं, जैसे कि वो लोग इंडियन मेथड से ही डिपॉजिट मतलब करते हैं, इंडियन मेथड से विड्रॉल भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, तब फेमा का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्रोकर्स के अकाउंट में डायरेक्टली अगर ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर के थ्रू, तभी ये फेमा का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया है आप लोग के हर सवालों के जवाब देने का, पता नहीं आप लोग को कैसा लगा होगा। और भी अगर कोई सवाल है तो मैं ज़रूर वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं एनालिसिस के साथ। चलिए बाय बाय।